गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कैसे तैयारी करनी है क्रैश कोर्स टाइप शॉर्ट में हम जो अब तक हमने पढ़ाया उसको रिवाइज करेंगे। उम्मीद है आपने जो है अपनी नोटबुक बना रखी होगी, कॉपी बना रखी होगी और उसमें चीज़ें नोट की हुई होंगी। देखिए बच्चों, ये जरूरी होता है कि आगे का पढ़ने के साथ साथ हम पीछे का भी थोड़ा रिवाइज करें। ये नहीं है कि आगे का हम पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा उसका रिवीजन भी बना के रखना है। तो उसके लिए हमने ये 2 दिन का शेड्यूल रखा है, सैटरडे और मंडे। तो सैटरडे में मैं उसके ऊपर जो है आपको मटेरियल दूंगा सोल्व करने के लिए, और मंडे में हम उसको डिस्कस करेंगे संडे बीच में, जिससे कि आप उसको अच्छे से कर पाएं, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। अब जैसे इसमें ये मैंने दिया था क्रैश कोर्स यूनिट 1, क्वेश्चन नंबर 1, परिभाषा मात्रक विमीय सूत्र लिखो। ये जो मैंने 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, इनमें से अक्सर एक क्वेश्चन जो है आ जाता है परिभाषा के लिए, मात्रक के लिए या विमीय सूत्र के लिए, है ना। अब जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या फॉर्मूला है इसका? इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अगर आप एग्जाम के अंदर फार्मूला भी लिख देंगे तो आपका पूरा नंबर आ जाएगा, है ना। तो ज्यादा फोकस करना है आपको फार्मूले के ऊपर। फार्मूले में जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ यूनिट वाइज, उसके फार्मूले मैं आपको पीडीएफ के अंदर देता हूँ। उम्मीद है आपके पास होंगे वे, तो उनको जो है आप याद करिए, है ना, और उनकी प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के उनकी प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में अगर आप फार्मूला लिख देते हैं तो यू हैव द 1 मार्क। अगर आपने इतना लिख दिया यू गेट 1 मार्क। लेकिन आप इंटर क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं और आगे भी जो है हायर क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों का मतलब भी पता होना चाहिए। तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू का क्या मतलब है कि अगर हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखें तो आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के परिमाण के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। जो डेफिनेशन है या कोई भी नियम है उसको हम फार्मूले से याद कर सकते हैं, उसको रटने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। उसको जो है लिख के देखने की जरूरत नहीं है। केवल फार्मूले के ऊपर जो आपकी पकड़ है वो बढ़िया होनी चाहिए। तो जो डेफिनेशन है उसको हम इससे डिफाइन करेंगे। हमें मालूम है कि अगर कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर है तो उसके ऊपर बल लगता है ना। तो यदि कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के परिमाण के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा इसका? एफ अपॉन क्यू। तो फोर्स का मात्रक हो गया न्यूटन और क्यू का मात्रक हो गया कूलम। इसका विमीय सूत्र लिखना है। फोर्स का विमीय सूत्र होता है mL_t-2 और क्यू का विमीय सूत्र हो गया AT। क्यू बराबर IT होता है ना। तो धारा का A हो गया, मूल राशि है, और T का समय हो गया। तो ये हो गया mL_t-3A-1। ठीक है ना।
तो ये हमें करने आने चाहिए, तरीका हमारे को मालूम होना चाहिए। दूसरा है इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? एक आवेश प्लस है, एक आवेश माइनस क्यू है, और इनके बीच की दूरी 2l है। तो P बराबर होता है Q इंटू 2l। ये तुम्हारे को पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला है Q इंटू 2l होता है। तो किसी एक आवेश के परिमाण दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर आपने इतना लिख दिया Q इंटू 2l, यू गॉट 1 मार्क, आपको 1 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम, और 12 का हो गया मीटर, कूलाम मीटर, है ना, इस तरीके से लिखते हैं। और विमीय सूत्र हो गया इसका Q का 80 और 12 का L, तो 80L हो गया है। राशि कैसी हो गई इसकी? राशि सदिश राशि। डायरेक्शन होती है इसकी निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर, नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर। ठीक है ना, फार्मूला जो है मेन होता है, फार्मूले से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसका मात्रा लिख सकते हैं, उसका विमेय सूत्र लिख सकते हैं, है ना। और कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आता है तो वो भी फार्मूले से ही होगा, है ना। तो फार्मूले जो है फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ई ए कॉस थीटा। है ना, जैसे मैं बता रहा हूं इसी तरीके से आपको जो है थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में आपको जो है कोई एंजाइटी नहीं होगी एग्जाम की, है ना। एग्जाम से पहले ही तैयारी की जाती है। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, यानी अगर कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अंदर थीटा कोण से रखा हो, यानी इसका जो अक्ष है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यदि कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से रखा हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है ना। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और इसका मात्रक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 जो है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वैद्युत फ्लक्स, है ना। मात्रक हो गया इसका फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये फार्मूला है। तो ई बराबर हो गया एफ अपॉन क्यू ए कॉस थीटा। तो फोर्स का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, ई की जगह एफ अपॉन क्यू रखोगे तो ये आ जाएगा, और ई की जगह अगर हम वी अपॉन एक्स रखें तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर स्क्वायर और एक्स का मीटर। तो इसका मात्रक ये भी होता है वोल्ट मीटर। रटने की जरूरत नहीं है, समझिए, है ना। केवल आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, रटेंगे तो आप एग्जाम में भूल जाएंगे, उसको समझ के करेंगे तो आप एग्जाम में नहीं भूलेंगे। इसका विमीय सूत्र फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस 2, आवेश का हो गया 80,
और ए का हो गया एल स्क्वायर कॉस थीटा है। कॉस थीटा का तो कुछ होता ही नहीं, तो ये हो गया एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया। मात्रक विमीय सूत्र ये रटे नहीं जाते हैं, तो निकालने का तरीका आना चाहिए, है ना। रटोगे तो भूलोगे, बता दिया मैंने। चलिए, तो एक अलग नोटबुक बना के उसके अंदर आप इनको नोट करिए और इनकी प्रैक्टिस करिए, है ना। अभी डेरिवेशन लेते हैं हम। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कार्य का फॉर्मूला। है ना, किसी भी चैप्टर को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डेफिनिशन और फिर डेरिवेशन और फिर न्यूमेरिकल, है ना। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कार्य। तो ये स्थायी अवस्था में रखा हुआ है और यहां से हमने इसको जो है थीटा एंगल घुमा दिया। तो ये इसकी स्थायी अवस्था है। स्थायी अवस्था का मतलब ये है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन सेम है, तो ये इसकी स्थायी अवस्था है। और इसको हम उलट दें इस तरीके से तो वो उसकी अस्थायी अवस्था हो जाती है ना। तो इसको हमने स्थायी अवस्था से थीटा एंगल घुमा दिया, तो थीटा एंगल घुमाने में कितना कार्य हुआ वो फाइंड करना है। तो किसी भी डेरिवेशन के अंदर जो है दो चीजें होती हैं, एक तो कहाँ से उसको स्टार्ट करना है और दूसरा यह है कि हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। तो दोनों चीजों के अंदर जो है हमें वो पता होना चाहिए क्या फार्मूले हैं। तो हमारा रिजल्ट चाहिए हमें W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला आना चाहिए, है ना। और स्टार्ट करेंगे यहां से, इसको हमने स्थायी अवस्था में रखा हुआ है, थीटा एंगल घुमा दिया, है ना। वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में कार्य, W बराबर टो इंटू थीटा। वैसे तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, है ना। अगर उसकी रेखीय गति है और अगर उसकी घूर्णन गति है तो बल की जगह बलागुण आ जाता है और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन आ जाता है, ठीक है। टॉर्क कितना वर्क करेगा इसके ऊपर, पी बराबर होता है पी साइन थीटा, ये डी थीटा लेंगे हम इसको,
डी थीटा का मतलब स्मॉल एंगल घुमाने में कार्य, तो स्मॉल एंगल घुमाने में स्मॉल कार्य होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया टो इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसको हमने थीटा कोण घुमाने में नेट कार्य, थीटा कोण घुमाने में नेट कार्य, तो दोनों ओर का इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसको घुमाया हमने जीरो से थीटा एंगल घुमाया, जीरो टू थीटा, जब ये यहां पे है तो जीरो एंगल है, और जब ये यहां पे है तो थीटा एंगल घूम गया। इसका इंटीग्रेशन हो गया डब्लू, पी बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस के कॉस थीटा, जीरो टू थीटा, माइनस बाहर निकाल लिया, कॉस थीटा की जगह एक बार थीटा रखो और एक बार जीरो रखो, पी कॉस थीटा माइनस वन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो पी ई वन माइनस कॉस थीटा। तो अगर हम उसको स्थायी एंगल से घुमा रहे हैं तो इतना कार्य होगा डब्ल्यू बराबर पी वन माइनस कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। वैसे तो एग्जाम में जो थोड़ा सा अनुमान लगाने में कि क्या क्वेश्चन आएगा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है हम उसको गैस कर सकते हैं, है ना। चलिए एक और करते हैं डेरिवेशन। ये करते हैं लंबे रेखीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लास्ट ईयर भी आया। एक है आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों में से जो है अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है ना। तो लास्ट ईयर तुम्हारा ये लंबे रेखीय चालक के कारण आया, तो इस साल जो है आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ सकता है ना। लंबे रेखीय, नहीं प्लेट वाला करते हैं। आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यह आवेशित प्लेट है, और इसको हम किसी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर रखते हैं। तो ऐसे एक गॉसियन पृष्ठ है, और इस गॉसियन पृष्ठ को हमने क्या करा, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर रख दिया। अब इसके अंदर तीन सरफेस है, ये वन सरफेस है, ये टू सरफेस है, ये थ्री सरफेस है, ठीक है।
तो इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स। एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाओ और सीधा रिजल्ट निकाल दो, ठीक है ना। रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जी। कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे पहुंचना है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए, तो फाई E बराबर हो गया इंटीग्रेशन 1 सरफेस E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इंटीग्रेशन 2 सरफेस E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर थर्ड सरफेस। तो यहां से स्टार्ट करना है और ये रिजल्ट हमारा आना चाहिए, ठीक है। E dA cos 0, इसमें जो एरिया वेक्टर है हमारा इधर को है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को है, तो यहाँ पे इसके और इसके बीच में कितना एंगल बन गया, 0 एंगल। E dA cos 0 और E dA cos 90, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, एरिया वेक्टर इधर को है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इधर को मान लो चाहे इधर को मान लो, और एरिया वेक्टर हमारा ऊपर को है ना। जैसे ये हमारे पास मेरे हाथ में ये सरफेस है, ये बेलनाकार सिलेंडर हो गया, है ना। तो हमने जो आवेशित प्लेट है वो इसके अंदर रख दी। अब इसमें 3 सरफेस हैं, 1 सरफेस इधर हो गई, सेकंड सरफेस ये हो गई, और थर्ड सरफेस इसी कर्ड वाली सरफेस हो गई। तो कर्ड सरफेस जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, है ना। एरिया वेक्टर ऊपर को हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इधर को मान लो चाहे इधर को मान लो। cos 0 एक हो गया, E बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन हो गया A, ऐसे ही E बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया A, और वो 0 हो गया, ट्वाइस EA। इतना फ्लक्स निकल गया गॉस थ्योरम से। फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, बराबर रखिए ट्वाइस EA Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E बराबर हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 2A, और इसको हम लिखते हैं सिग्मा, आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा अपॉन 2A। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन 0। है ना। Q अपॉन A क्या हो गया, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो ये रिजल्ट आ गया। है ना। तो इनकी प्रैक्टिस से जो है तुम्हारे को चीजें पता चलेंगी, ऐसा नहीं है एग्जाम में बैठ के कंफ्यूज हो जाओ, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या रिजल्ट आना है पता नहीं है, तो फिर उसमें दिक्कत होती है एग्जाम में, है ना। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करिए। क्रैश कोर्स मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके, है ना। थोड़ा सा क्लास के अंदर पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत यही है कि सीधा इंटरेक्शन नहीं हो सकता, आप सीधा जो है नहीं पूछ सकते। तो आप जो है अगर आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप उसको एक कागज़ के ऊपर लिखिए और मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये जो मैंने सीट दी है इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसमें दिक्कत है, आप मेरे को भेज सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, है ना।
ठीक है, मेहनत बेटा आपको ही करनी है, एग्जाम भी आपको ही देना है। मेरा काम है आपको बताना, समझाना, और किस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो मेरा बताना जो है, मेरे को बताना है वो, है ना। ठीक है, ओके, मेहनत करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, गुड डे, बाय।